Today we are going to discuss about your book Fundamentals of Physical Geography, Chapter 12, World's Climate and Climate Change. लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक से सेम चैप्टर, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीडीएफ पिक्चराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ योर कंटेंट इन दिस पीडीएफ इन दिस वीडियो आल्सो। जो हम क्लाइमेट्स डिस्कस कर चुके थे, वर्ड्स एज ए वर्ड, जो क्लाइमेट्स और क्लाइमेट चेंज टू कीवर्ड्स थे हमारे पास। क्लाइमेट्स को हमने डिफाइन किया था एक पार्टिकुलर ओरिजिन प्लेस पे एक लॉन्ग टाइम्स का जो वेदर कंडीशन होता है, और मिनिमम 31 ईयर्स का जो वेदर कंडीशन है एज ए टोटल होल एरिया ऑफ दिस रीजन 30 ईयर्स टोटल स्टैटिकल data of weather concludes the climates significant of that place। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर चुके थे क्लाइमेट्स को डिफाइन करने के जो सोर्स थे एम्पेरिकल, जेनेटिक, अप्लाइड, सो 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया था हमने जो क्लाइमेट्स को डिफाइन किया था। और क्लाइमेट्स क्लासिफिकेशंस में एक कोपन जो है क्लाइमेटोलॉजिस्ट मिलते हैं हमें, और उनके अकॉर्डिंग जो है ना एम्पिरिकल क्लाइमेट्स मींस ऑब्जर्व, उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया पे ऑब्जर्वेशन बिठाया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनका कंक्लूजन निकला कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन पे डिफरेंट टाइप्स का जो प्लांटेशंस है, तो वो प्लांटेशन अदर लोकेशंस की प्लांटेशन से डिफरेंट है। तो व्हाई दिस टाइप प्लांटेशन वेरिएशन इन दैट लोकेशन, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस background of these variations like temperature, rainfall, जो आपका रिलीफ फीचर्स ऑफ द लैंड एरिया। तो कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जो एम्पेरिकल क्लाइमेट्स शो करते हैं, तो इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन लगाया तो उसके अंदर इन्होंने जो 5 मेजर क्लाइमेट्स रीजन बनाए जो आपके डिसाइड किए, और जिनको कैपिटल लेटर्स के थ्रू शो किया था A, B, C, D, E। और जिसमें से बी जो था, बी एक ड्राई क्लाइमेट्स था, बाकी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन किए थे। और जिसको आप ग्लोब रीजन पे जब हम बात कर रहे थे, तो ग्लोब रीजन पर अल्फाबेट A, B, C, D, E इस तरीके से अरेंज किया था, ठीक है। और फर्दर फिर डिवीजन किया गया था इनका स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो स्मॉल लेटर्स में जब ड्राइनेस इंडिकेट करने के लिए स्मॉल लेटर को यूज किया, और स्मॉल लेटर को जब यूज किया तो उसमें स्मॉल लेटर F मींस जो है नो ड्राई सीजन्स, मतलब वहां पे फॉरेस्ट होंगे। तो जहां फॉरेस्ट होंगे तो फॉरेस्ट किस वजह से हुए हैं, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर होगा, रेनफॉल हुआ होगा, तो ड्राई तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए एफ मींस फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट होगा तो ड्राई जो होगा ही नहीं, तो नो ड्राई सीजन होगा यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? सॉरी। सेकेंड है स्मॉल लेटर एम। एम मींस ड्राइव कर लेंगे आप एम से, तो मॉनसून क्लाइमेट। तो कैसे क्लाइमेट्स होगा, एम मींस मॉनसून होता होगा वहां पे, ओके। और डब्ल्यू मींस विंटर ड्राई, तो विंटर ड्राई सीजन होगा। एस मींस समर ड्राई होगा। तो ये स्मॉल लेटर से ऐसे आपको इंडिकेशन मिल गया यहाँ पे। स्मॉल एम मींस मॉनसून, स्मॉल डब्ल्यू मींस विंटर, स्मॉल एस मींस समर, तो और एफ मींस फॉरेस्ट, सो दैट प्लेस विल बी नो ड्राई सीजन, ओके। तो स्मॉल लेटर्स का भी क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया, यहाँ पर आपको ये हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको उस इजी वे में उसको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड्स में प्रिजर्व रख सको इन पॉइंट्स को, ओके। तो द स्मॉलेस्ट लेटर A, B, C, D रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सेवरिटी ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वो वेरिएशन सेवरिटी ऑफ टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए फिर उन्होंने डिसाइड किया जो स्मॉल लेटर्स A, B, C, D उनको अकाउंटेबल बनाया। और जैसे ही बी जो ड्राई क्लाइमेट से सब डिवाइडेड यूजिंग कैपिटल लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स के साथ साथ जो कैपिटल लेटर्स 2 टाइप्स के और यूज किए गए, जैसे जो आपका एस मींस स्टेपी और डब्ल्यू मींस डिजर्ट। डब्ल्यू मींस डिजर्ट एरिया और एस मींस सेमी एरिड जो है स्टेपीज है, ये जहां पर फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है तो एस है, और जहां ग्रासलैंड नहीं है, वेजिटेशन है, तो डब्ल्यू है। तो यहाँ पर उनको 2 लेटर्स को ऐसे याद रखना है आपने। फिर इस टेबल्स में आप रीड कर चुके थे एनसीईआरटी के अंदर, ट्रॉपिकल A, B, C, D, E और H मींस हाईलैंड्स। तो वो अकॉर्डिंग टू 18 टेम्परेचर, अबो 18, बिलो 18 3, और बिलो 33 से भी माइनस में, और फिर बिल्कुल माइनस में। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया गया था
ABCDE ये कैटेगराइजेशन किया गया था क्लाइमेट्स का कोपन क्लासिफिकेशन से। तो कोपन वर्दिमर कोपन से जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये डिवीजन किया था, ग्रुप बनाए थे। तो उन्होंने ये जो 5 टाइप्स के ग्रुप बनाए और जिसमें H मींस हाईलैंड, और हाईलैंड्स वो थे जो एल्टीट्यूड एरिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश अगर लैटिट्यूडनल हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर इस रीजन में, लेकिन एल्टीट्यूड की वजह से क्या आएगा वहां पर H वाला आ जाएगा। ओके, पॉइंट इज क्लियर। फिर उसको हमने देखा था जो आपके ए को कैटेगराइज किया गया था, 3 कैटेगराइजेशन किया गया था। डी को फिर आपको फर्दर 4 टाइप से डिवाइड किया गया था, सब डिवाइड किया गया था। और फिर सी को 3 टाइप से सब डिवाइड किया गया था, डी को फिर 2 टाइप से, और ई को फिर 2 टाइप से। ऐसे इनको सब डिवीजन किया गया था, उस क्लाइमेट से रीजन को डिवीजन देखा था आपने। तो यहाँ पर हमने आपकी जो PDF बना दी गई है जिसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे ट्रॉपिकल्स को एक ट्रॉपिकल वेट, एक मानसून, एक वेट एंड ड्राई। तो जहां पर एफ मींस क्या होता है, फॉरेस्ट मैंने बताया था। तो नो ड्राई सीजन, वहां कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, तो वेट सीजन होगा ट्रॉपिकल रीजन में। इस ट्रॉपिकल रीजन में जहां बरसात ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होता है, तो वहां पर AF मिलेगा आपको। क्लियर है पॉइंट। फिर AM मींस मानसून। मानसून मींस क्या हो गया, उस एरिया में जहां मानसून से रेनफॉल होता होगा, तो मानसून वाला जो एरिया होता होगा वहां पर ड्राई मिलेगा सीजन, लेकिन शॉर्ट ड्राई होगा। जब मानसून नहीं होगा तो वहां पर ड्राई देखने को मिलेगा। तो AM मींस ये हो गया। फिर W मींस स्मॉल लेटर्स में W मींस विंटर ड्राई सीजन। तो विंटर्स क्या होगा, ड्राई फॉर्म में होंगे या वेट एंड ड्राई होंगे। ओके, तो ये ट्रॉपिकल्स को डिवीजन किया गया था। फिर उसके बाद जो ये रीजन देख रहे थे आप ट्रॉपिकल्स के अंदर, तो ट्रॉपिकल्स के अंदर ये रीजन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो यहीं पर आपके जो ट्रॉपिकल ABC, जो आपका ट्रॉपिकल AM, ट्रॉपिकल AF, ओके, ट्रॉपिकल AW, ये क्लाइमेट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलेंगे ओनली, पोलर में थोड़ी ना मिलेंगे। ओके, तो पोलर रीजन में प्रेजेंस होगा ही नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंस होंगे। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखते हैं आप अकॉर्डिंग टू जो कलर्स दिख रहे हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, और फिर से डार्क कलर्स। क्लियर पॉइंट। फिर जो ट्रॉपिकल रीजन की बात की थी, वो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन में ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में हॉट एंड ह्यूमिड स्ट्राइप जोन, ITCZ बोलते हैं, जिसको ITCZ बोलते हैं। तो ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स आता है। फिर इसको आपको फर्दर डिवीजन किया था। तो AF कहाँ मिलता है, तो अमेजन बेसिन, तो अमेजन फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं। तो AF मींस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बोला था मैंने, तो फॉरेस्ट अमेजन बेसिन में मैक्सिमम फॉरेस्ट आते हैं, जिनको लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो साउथ अमेरिका के अंदर, तो साउथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में ये है अमेजन रिवर, वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज 1000 के नियर इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस रीजन में ये सारा का सारा क्या है, फॉरेस्ट रीजन है। तो ये हैवी डेंसिटी जो फॉरेस्ट की देखने को मिलती है। तो ये फॉरेस्ट मैक्सिमम होंगे तो O2 प्रेजेंट करते होंगे, CO2 कंज्यूम करते होंगे, तो इनको लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, जो साउथ अमेरिका के अंदर लोकेशन है। तो अमेजन फॉरेस्ट कैसे क्लाइमेट्स होगा, AF वाला टाइप से देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस क्लाइमेट्स। ओके, पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद डिवीजन किया था हमने ट्रॉपिकल मानसून का, और ट्रॉपिकल मानसून में फिर हमने जो ट्रॉपिकल मानसून के जो AM मींस कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, तो वहां पर मानसून से हम देखते हैं हमारा क्लाइमेट्स मानसून वाला क्लाइमेट्स है। क्योंकि जो हमारे यहाँ क्रॉप होती हैं, तो मेजर क्रॉप्स जो होती है डिपेंड होती है मानसून पे ही डिपेंड होती हैं। ओके, और जैसे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, हैवी रेनफॉल ओकर मोस्टली इन समर, विंटर ड्राई रहता है, तो ये लोकेशन आपको AM वाली देखने को मिलती है। फिर AW वाला, तो ये डिसिड्यूस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। डिसिड्यूस जो ट्री सेडेड ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिनकी पत्तियां जड़ी होती हैं, वो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। क्लियर पॉइंट। तो ये 3 कैटेगराइजेशन किया गया था। अब बात करते हैं B वाला। तो B वाले को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया था, BSH, BWH, BSK और BWK। तो यहाँ पर जो आपके 2 टाइप से डिवीजन है, एक सब ट्रॉपिकल स्टेपी है और एक सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड स्टेपी है। फिर जैसे सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है तो मिड लैटिट्यूड डिजर्ट है। कहने का मतलब ये कि ग्लोब पे जब हम बात करते हैं तो ये तो आ गया आपका ट्रॉपिकल, पॉइंट क्लियर है। ये रीजन आ गया सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया आपका मिड वाला, ठीक है। तो ये जो 2 क्लाइमेट्स देख रहे हैं हम, जो भी डिस्कस कर रहे थे, तो BS और W, ये वाला क्लाइमेट्स देखने को मिलेगा इन लोकेलिटीज के ऊपर। तो ये क्लाइमेट्स आपको कोपन क्लासिफिकेशन ड्राई क्लाइमेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि ये तो है आपका ट्रॉपिकल रीजन, तो इसमें तो क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, सब ट्रॉपिकल में
या फिर मिड लैटिट्यूड में। तो यही तो देखने को मिल रहा है क्लाइमेट्स। यहाँ पे क्लाइमेट प्रेजेंट नहीं है, कौन सा है ये, क्योंकि ये बी वाला जो क्लाइमेट्स है, ए वाला तो यहीं पे आना था जहां पे मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया, तो इसमें कोई क्लाइमेट जोन नहीं, कौन से में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल में आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। फिर इसके बाद है बी ड्राइव क्लाइमेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया। फिर उसके बाद जो सेमी एरिड जो है ये क्लाइमेट्स देख रहे हैं आप, कहाँ कहाँ पे सेमी एरिड, BSH। तो BSH जो क्लाइमेट्स हैं वो डार्क डार्क नजर आ रहे होंगे आपको, डार्क डार्क, तो ये वाली लोकेशन है। ओके। और जो BSK वाली है, तो BSK मीन्स जो स्टेपीज में चले, जो आपका थोड़ा हाइट पे चला जाता है, तो हाइट पे जाने पे ये वाला, नीचे आ जाओ, मिड लैटिट्यूड्स आ जाओ, मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड। क्लियर है पॉइंट। ये था आपका जो BSH वाला जो क्लाइमेट्स था, ये वाला है ना, यहीं तक है। और BSK वाला क्लाइमेट्स जो देख रहे हैं आपको, वो मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिल रहा है। क्लियर ना पॉइंट, मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सी को भी हमने 3 कैटेगरीशन किया गया था। तो सी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो नो ड्राई सीजन, ड्राई हॉट समर्स, नो ड्राई सीजन, वार्म को, तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया था। फिर उसके बाद वार्म टेम्परेचर जो क्लाइमेट सी, और फिर ये कैटेगरीशन आप एनसीईआरटीज में डिस्कस कर चुके थे, और मेंटेन जो आपकी नोटबुक है वो मेंटेन कर रहे होंगे, तो उसमें आपने अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा, या राइट करते हुए आपके माइंड में आया होगा। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बाद फिर जब बात आती है कि हाईलैंड्स एच वाला आ जाता है, तो हाईलैंड्स वर्ड्स में यहाँ पर आपका एंडीज माउंटेन आता है। तो एंडीज माउंटेन है तो इसलिए ये हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, तो रॉकी माउंटेन की वजह से तो पहाड़ों में जो है आपको हाईलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पर आपका हिमालय है, तो हिमालय के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपका जो है पिरेनीज है, यहाँ पर आपका आल्प्स है। ओके, यहाँ किलीमंजारो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिली एरिया में कौन सा एच का क्लाइमेट्स देखो मिलेगा। फिर उसके बाद जो है कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है। तो क्लाइमेट चेंज, अभी तो हम पढ़े थे कि भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, अब क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है कि भी कहीं ना कहीं किसी टाइम पीरियड में कभी कहीं पे मैक्सिमम रेनफॉल होता था, अब रेनफॉल कम होना शुरू हो गया है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। अब ये कैसे क्या कुछ वजह रही है। तो जो जियोलॉजिकल पीरियड्स की हम बात करते हैं, जैसे अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, तो जैसे अर्थ फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ जब बनी थी तो उसमें 6000 क्या था, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था अपनी अर्थ का। और जैसे ही जो वाटर इवेपोरेट होकर जाता था, तो वो कंसंट्रेट होकर जो कंडेंस होकर जब रेनफॉल होता था, तो रेनफॉल सरफेस तक नहीं पहुंचता था, वो एटमॉस्फेयर में ही इवेपोरेट हो जाता था, क्योंकि हैवी टेम्परेचर इतना ज्यादा था। जैसे भाई खाना पका रहे होते हैं, तवे पे रोटी होती है, सेक रहे होते हैं आप, एक पानी की जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप उस पर डालोगे तो आप देखोगे वो एकदम से गायब हो जाएगी, इवेपोरेट हो गई। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर था। तो ठीक ऐसे ही स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज जब अर्थ का था, तो इनिशियल स्टेज में जब हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर इवेपोरेट होके जाता था, तो क्लाउड फॉर्मेशन करता था, तो रेनफॉल करता था। वो रेनफॉल एटमॉस्फेयर में ही डिसअपियर हो जाता था, इवेपोरेट हो जाता था। धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन होता गया, और जो आज एक लाइफ प्रेजेंस है, तो हमारी जो अर्थ का सरफेस है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, एवरेज टेम्परेचर। तो ये क्लाइमेट चेंज होने के काफी सारे कारण हैं, और उस काफी सारे रिसेंट जो पास्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आने का क्या कारण है। ए नंबर ऑफ टाइम्स यूरोप विटनेस वार्म वेट कोल्ड एंड ड्राई पीरियड्स, द सिग्निफिकेंट episodes the warm and dry condition in the 10th and 11th century when the Vikings settled in Greenland. Europe witnessed a little ice age from 1550 टू अबाउट 1850। तो वही आप देखेंगे जो आजकल यूरोप का जो क्लाइमेट से डाउन जा रहा है, तो कहीं पे क्लाइमेट हाई होता था, तो कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होता था, कहीं पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो सिनेरियो चेंज हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। और उसके पीछे चेंज होने के कारण क्या क्या है, सबसे पहला जो कोज है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो कोज आता है सबसे पहला, द कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मेनी
दे कैन बी ग्रुप्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। तो जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट्स के, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एक होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है जो आपकी जमीन है, तो जमीन पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए होंगे जो सरफेस पे, उस वजह से आजकल क्लाइमेट वहां का चेंज हो रहा है। तो जैसे किसी एरिया में फॉरेस्ट मैक्सिमम होंगे, आप जानते हैं, तो आप देखना जब समर सीजन में फॉरेस्ट वाले एरिया में जाते हैं तो आपको एक कोल्ड वेदर फील होता है, एक ठंडा सा मौसम फील होता है, आराम सा मिलता है आपको जब धूप का टाइम होता है। अगर किसी एरिया में फॉरेस्ट ही नहीं है, तो बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो वहां दोपहर में जाओगे आप तो आपको फील नहीं, तो वहां के क्लाइमेट्स में और यहाँ के क्लाइमेट्स में डिफरेंस मिलेगा। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल कोज। ये बहुत सारे टेरेस्ट्रियल कोज होंगे, कहीं पे लैंड होगी, कहीं पे लेक होंगी, कहीं पे कोस्टल बाउंड्री होगी। तो कोस्टल बाउंड्री जब बात आती है तो यहाँ का क्लाइमेट्स यहाँ के क्लाइमेट्स की जब हम बात करते हैं डिफरेंट होगा। मुंबई का क्लाइमेट हरियाणा के क्लाइमेट से काफी डिफरेंट हो। वजह क्या है? लोकेशन। लोकेशन मीन्स क्या? ये कोस्टल रीजन पे है और ये कहाँ पर है? इनलैंड रीजन में है। तो ये तो है आपके टेरेस्ट्रियल। फिर सेकंड जो थे आपके एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर जो अर्थ है, जो एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी का सोर्स को है सन है। तो हाँ, सभी प्लैनेट्स को एनर्जी कौन देता है? सन देता है। तो उसमें सबसे पहले जो प्लैनेट्स आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इन सब को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब वो एनर्जी मिलने के पीछे क्या कारण होता है जो इससे सोलर सिस्टम में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो आते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल की हम बात करते हैं की प्रेजेंस होती है सन जो है। और जो अदर प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ है, तो अदर प्लैनेट्स से इसके सराउंडिंग जो है एक रिवोल्यूट करता है, और ये रिवोल्यूट करता है एलिप्टिकल शेप में रिवोल्यूट करता है। तो एलिप्टिकल शेप में रिवोल्यूट की वजह से जब हम डायरेक्शंस देखते हैं तो यहाँ पर जो अर्थ की प्रेजेंस है वो काफी फारदेस्ट पोजीशन पे होगी, ये पोजीशन नियरेस्ट होगी। तो ठीक ऐसे ही जब ये रिवोल्यूशन करता है सन के अराउंड आपका जो अर्थ है, तो कोई कंडीशन ऐसी होती है कि वो नियर सन होता है या फारदेस्ट सन होता है, या फिर जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो शेप है वो आप जानते हैं, जो हम ग्लोब के थ्रू उसको शो करते हैं। और ऐसे ही जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब आपको काफी टिल्टेड फॉर्म में नजर आता है। ऐसे 23.5 डिग्री पे टिल्टेड नजर आएगा आपको ग्लोब। तो आप देखते हैं अर्थ रिवोल्यूट रोटेट करती है तो ऐसे रोटेट करती है, तो टिल्टेड होती है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट टिल्टेड होगा तो उस पर जब सनलाइट आएगा तो सनलाइट से उस पर टिल्टेड फॉर्म में ही आएगा। जैसे नॉर्थ पार्ट में यहाँ पर मैक्सिमम इंसुलेशन होगा, साउथ पार्ट में लो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टिल्टेड फॉर्म की वजह
नाउ एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। तो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू जो एक्टिविटी होती है और ह्यूमन बीइंग के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण एटमॉस्फेयर पे जो इफेक्ट पड़ता है, हमारे क्लाइमेट्स पे इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स। लाइक आप बाई कार आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कार के थ्रू जो एग्जॉस्ट के थ्रू CO2 रिलीज होती है तो एटमॉस्फेयर को इफेक्ट डालती है। या जैसे आपका फैक्ट्री देखते हैं तो फैक्ट्री से जो है काफी एयर पोल्यूशन निकलता है, या तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स। तो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स की जब बात करते हैं तो क्लाइमेट्स को काफी इफेक्ट डालता है ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू कुछ गैसेज रिलीज होती हैं और वो गैसेज क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज वो होती हैं जो सन से आने वाला, सन से रेडिएशन जो आता है वो शॉर्ट वेव में आता है, और जैसे ही लैंड से कन्वर्ट होता है तो लैंड से कन्वर्ट होने पे वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या डालती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ऐसी होती है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। तो जितना क्वांटिटी में पहले इंसोलेशन आ रहा था वो सेम क्वांटिटी में आएगा, कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज मैक्सिमम हो गई हैं तो अब क्या होगा, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस रिलीज हो जाता था एटमॉस्फेयर से वो रिलीज नहीं होगा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इस लोकेशंस पे ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन लॉन्ग वेव के लिए इफेक्ट डालती है। तो जैसे एक आपकी कार है, अगर आप कार में बैठे हैं तो अगर धूप जो जून जुलाई इसका मंथ चल रहा है और गाड़ी के शीशे बंद कर दिए आपने, जो मिरर है वो सब कुछ बंद है, आपके ग्लासेस हैं गाड़ी के वो सारे के सारे बिल्कुल बंद हैं, के विंडोज भी बंद हैं, तो आप देखेंगे आपको मैक्सिमम हीट महसूस होगा कार में बैठ के बाहर ओपन प्लेस के मुकाबले। सर्दियों में इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। समर सीजन में क्या होगा, तो जो विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में आप देखोगे बाहर आपको सर्दी लग रही होगी लेकिन गाड़ी में सर्दी कम लगती है। तो जैसे आपने देखा एक कार, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि गर्मियों में आपको ज्यादा गर्मी लग रही है और सर्दियों में आपको सर्दी लगने से बचा रहा है, वो क्या है, क्योंकि उसने हीट को अंदर रोक लेता है, अपने अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉइंट इज क्लियर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये कराया जाता है उन इलाकों में कराया जाता है जहाँ पे जो पोलर रीजन पे ठंडे इलाके होते हैं, तो वहां पर ग्लासेस के ऐसे हाउस बनाए जाते हैं, जो इंसुलेशन आती है वो उसमें रोक ली जाती है, तो एक वार्म अप हो जाता है वो एरिया। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज कौन कौन सी है वही देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक लाइव पिक्चर से थ्रू ह्यूमन एनहेंसमेंट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या था। तो यहाँ देखो इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसें नेचुरल हैं, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें एनहेंस हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। तो यहाँ पर जो रेडिएशन क्वांटिटी आ रही थी तो उसमें से कुछ क्वांटिटी री रेडिएट होकर एस्केप हो रही थी और कुछ एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट हो रही थी। अब होता क्या है, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो जाती हैं, और जैसे ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो जाती हैं तो इंसोलेशन शॉर्ट वेव रेडिएशंस की क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जैसे वो लैंड से कन्वर्ट होकर लॉन्ग रेडिएशंस में जाता है तो यहाँ पर जो एस्केप होगी हीट वो लेस हो रही है, हीट लेस एस्केप हो रही है। मैक्सिमम कहाँ हो रही है, री रेडिएट कहाँ हो रही है इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ देखेंगे आप, तो पहले वाले टाइम की जब बात करें हम नेचुरल तरीके से तो ये हीट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और यहाँ हीट अब ये ज्यादा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो आपके एटमॉस्फेयर का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नॉर्मल टेम्परेचर को इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, या ग्रीन हाउस गैसों की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना, या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, CH4, N2O। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं यहाँ पर मैंने आपको जो टैली करा दिया है, 1 2 3 4 5 और 2 मेन्स अदर है 1 2। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज में जैसे CO2 है तो ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट जो चलता है हमारा, जैसे रेलवे चलती है कोयले से चलती थी, डीजल से चलती थी, या जो आपका गाड़ी से चलते हैं, बस से चलते हैं, तो वहां से वो रिलीज होती है कोयल या पेट्रोलियम, उसको जब आप बर्न करते हैं तो वो निकलती है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसें ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से होती है। फिर सेकंड है अल्ट्रावायलेट बी रेज। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर्स उसको रोकता है अल्ट्रावायलेट बी रेज को, तो उस तरीके से भी हिट आने से काफी बच जाता है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है तो वो 0.5% जो एनुअली इंक्रीज हो रहा है, राइज अप हो रहा है।
तो ये स्टैटिकल डाटा है जो शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर यहीं पर एक क्योटो प्रोटोकॉल्स, फिर क्योटो प्रोटोकॉल्स की जब हम बात करते हैं, इसमें 141 नेशंस ने कंट्रीब्यूशन किया और इन्होंने 35 टाइप्स की इंडस्ट्री जो है ना, 35 इंडस्ट्रियल कंट्रीज को एक टारगेट दिया कि आप 2012 तक 5% लेस कर देंगे जो आपका CO2 इमिशंस होता था, जो आप फैक्ट्रियां लगा के रिलीज करते हैं CO2, या जो आपकी गाड़ियां हैं वो रिलीज करते हैं, तो उसको आप कम कर देंगे। तो ये 35 जो कंट्रीज थे, इन्होंने एक टारगेट बना के चला था। जैसे आप एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गाड़ियों में BS6 गाड़ियां आ रही हैं या BS5 गाड़ियां थी, तो BS6 मीन्स क्या है, अब हमने गाड़ियां ऐसी बना दी हैं जिनका इंजन एक क्वालिटी वाला है, जो ऑयल को अच्छे तरीके से बर्न करेगा, और जो ओमिशंस के थ्रू जो CO2 गैसेस निकलती थी, तो वो अब कम निकलेंगे उसके मुकाबले। तो कहने का मतलब है, जहां आप 4 गाड़ियों को चलाते थे जितना धुआं निकलता था, तो वहां पर आप 10 गाड़ियों को चलाओगे तो ही धुआं निकलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन गाड़ियों के नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन एटमोस्फेयर पे आप कंट्रोल कर लोगे। तो ठीक है, ऐसे ही ये गाड़ियां जो लेकर आ रहे हैं BS6 BS4, तो ये क्वालिटी डेवलप करना ही एक एग्जाम्पल है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपका आज क्लास में जो आपका भी लेसन्स कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट डे से फरवरी मंथ से आपकी क्लासें ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाएंगी। अभी तक जो जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग जो सभी टॉपिक्स कंप्लीशन हो चुका है उनका, तो जो आपके नियर ईयर हैं, जो भी ऑनलाइन है वो या जो ऑफलाइन है, उनको भी आप क्या कर देंगे, बता देंगे कि जैसे ही आपके स्कूल में जाएंगे तो ज्योग्राफी की जो फेयर नोटबुक है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, और विदाउट ज्योग्राफी फेयर नोटबुक आपकी एंट्री नहीं होगी। और जो आपके इंचार्ज, क्लास के इंचार्ज से जो आपको गाइडलाइन मिल चुकी होंगी कि जो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे, जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं तो अपने आप को वैक्सीनेटेड करा लेंगे, जो भी आपको गाइडलाइन मिली है उनको फॉलो कर लेंगे। और जो अभी तक अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर फेयर नोटबुक में वो चेक की जाएगी। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट। Thanks for watching this video. Have a nice day. Stay home, stay safe, and study with Surendra.